नमस्कार। यूपीपीसीएल TG2 के लिए ये हम लोगों की तीसरी वीडियो है। यदि आप पहली बार इसे देखने आए हैं तो पहले दोनों वीडियो को देखिए, फिर आइए और सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। बात को टालने से, कल परसों नरसों करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब की बार की मेरिट आपको याद होगी। यहाँ जिगर में कुछ जोश पैदा करिए और मेहनत करके पढ़िए। वादा आपका सफाया करेगा, वादा बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं चार्ज के कॉन्सेप्ट पर। ओके, चार्ज के बारे में थिंक करते हैं हम। और चार्ज के बारे में सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ, इनके दरबार में भैया एक व्यक्ति रहते थे एलिजाबेथ के, उनका नाम था गिलबर्ट। उनका नाम क्या था? गिलबर्ट। ओके, और गिलबर्ट ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं कि भैया जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंदर हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। लेकिन अब उस टाइम पर तो इतना ज़्यादा डिस्कवरी हुई नहीं थी। आज के टाइम पे जितना डिस्कवरी है, तो उस समय ये बात पॉपुलर नहीं हो पाई, उन्हीं के दरबार में रह गई। बाद में यूनान के दार्शनिक थेल्स इस घटना को रिपीट करते हैं। देखिए थेल्स के बारे में, थेल्स भी यही कहते हैं कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनके अंदर हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। और थेल्स ने इसका कारण बताया कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु पर चला जाता है, जिससे वह वस्तुएं क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। उसके बाद भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि आवेश दो प्रकार का है। थेल्स ने कहा कि वस्तु आवेशित हो गई है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। नाम लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन चाहे जहां बनेगा गर्दा हो जाएगा। आवेश कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। तो ये जो धन आवेश और ऋण आवेश है, इसके बारे में किसने बताया भैया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक, नोट करते हुए चलिए, अपने नोटबुक में एकदम पूरा डिटेल लिख दीजिए, कहीं से गर्दा आपकी हो जाएगा यूपीपीसीएल TG2। बस ऑनलाइन जुड़े रहिए। तो आवेश दो प्रकार का हो गया है, और आवेश के मान का निर्धारण किया मिलीकॉन ने। किसने किया? मिलीकॉन ने किया। और मिलीकॉन ने कहा भैया कि आवेश, न्यूनतम जो आवेश है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, जो जानते हैं कि स्मॉल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है, इसका निर्धारण किया मिलीकॉन ने किया। ठीक, अब यहाँ पर जो और चीज़ आगे आपको याद रखनी है वो है आवेश का क्वांटीकरण। छाप देंगे, एकदम याद रखिएगा, एकदम आपके नोट में छपा होना चाहिए। इसे छाप देंगे कि वही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। आवेश का क्वांटीकरण। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि जो भी आवेश उत्पन्न होगा वो मूल आवेश के गुणक में होगा। यानी जो भी आवेश, किसी वस्तु पर आवेश आएगा तो ±E आएगा, ±2E आएगा, ±3E आएगा, ±4E आएगा। ऐसे ही संभव होगा। यानी आवेश या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी वस्तु से
1/2 इलेक्ट्रॉन निकले या 1/2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1/2/3 इलेक्ट्रॉन निकले या 2/3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसा भिन्नात्मक आवेश संभव नहीं होगा। आवेश हमेशा पूर्णांक के गुणक में होगा। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे चलिए और छापिए, गर्दा कर दीजिए एकदम। ये है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वस्तु को आवेशित करने की क्रिया में केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण होता है। चलिए देखिए, जैसे वस्तु A है और वस्तु B है, दोनों को रगड़ा गया, वस्तु A और B को रगड़ा गया, और जब रगड़ा गया तो वस्तु A से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला गया, वस्तु B पर चला गया। और वस्तु A से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वस्तु हो गई धनावेशित, और वस्तु B पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। तो इसका मतलब है कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पर चला गया, इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे चला गया, तो निकलने से धन आवेश और जाने पर ऋणावेश। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ गया है, ना तो यहाँ पर उत्पन्न हुआ है और ना ही यहाँ पे नष्ट हुआ है। तो इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। थोड़ा सा और आइए इस फंडा को क्लियर कर देते हैं और आपके दिमाग की बत्ती को एकदम जलजला देते हैं। चलिए देखते हैं, खून आपका इसे नसों में फड़फड़ा दे जाएगा अब की बार के कोर्स से। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, आवेशित करने में कैसे एक वस्तु पर आवेशित जो एक आवेश क्रिएट हो जाता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। NaCl में आप जानते हैं Na पे प्लस है और Cl पे क्या है, माइनस है। कैसे आवेश इस पे प्लस हो गया और इस पे कैसे माइनस हो गया। तो Na के बारे में सोचिए, Na बारे में, सोडियम के बारे में। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 281। कितना होगा, 281। इसका मतलब इसके जो नाभिक में परमाणु है, देखिए नाभिक में 11 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन। और बाहर कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, 11। कितने चक्कर लगा रहे हैं, 11। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। ये हो गया सोडियम का परमाणु। अब जब सोडियम का परमाणु है तो इसमें देखिए 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में है। तो जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश, इसलिए ये परमाणु क्या हो गया, उदासीन हो गया, क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जितना नाभिक में धन आवेश प्रोटॉन पर, उतना ही बाहर कक्षाओं में ऋण आवेश। तो दोनों बराबर है, तो इसलिए ना तो धन आवेश बचा ना तो ऋण आवेश बचा, उदासीन हो गया। ऐसे ही क्लोरीन के बारे में देखिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। इसके नाभिक में है 17 प्रोटॉन। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 17 प्रोटॉन। अब पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी कक्षा में 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी इसके भी 17 प्रोटॉन नाभिक में और 17 इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में। ये भी क्या है, उदासीन है। रगड़ने से पहले दोनों क्या हैं, उदासीन है, दोनों के बीच क्रिया होने से पहले। अब जब दोनों के बीच क्रिया हुई या दोनों को रगड़ा गया आपस में, दोनों परमाणुओं को, तो हुआ क्या कि इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखिए, अगर इससे जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो निकल जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो था वो कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास चला गया। क्लोरीन के पास, यहाँ से निकल के कहाँ आ गया, क्लोरीन के पास। अब जब ये निकल गया तो देखिए नाभिक में तो अभी कितना प्रोटॉन है, इसके नाभिक में देखिए
इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया है, लेकिन नाभिक में कितना प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 11 था, एक निकल के चला गया, तो कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन बचा तो यानी प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो इस पर एक पी का यानी एक प्रोटॉन का आवेश ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? धन आवेश। तो जब प्रोटॉन का आवेश ज़्यादा हो गया, ये हो गया धन आवेशित। क्या हो गया? धन आवेश। इसमें क्या हुआ? इसके नाभिक में अभी 17 प्रोटॉन ही हैं, क्योंकि नाभिक से तो कुछ निकला नहीं, और बाहर कक्षाओं में 17 थे, एक और आ गया, तो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। कौन ज़्यादा हो गया? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। यानी जब किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके नाभिक में प्रोटॉन बढ़ जाता है, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसलिए वो धनावेशित हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो नाभिक की तुलना में बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो वस्तु क्या हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। कमेंट में ज़रूर बताना है, बिना कमेंट किए नहीं जाना है। लाइक और कमेंट और शेयर, ये तीनों काम करके जाना है। अगली वीडियो तभी एकदम मिलेगी। काम हमारा ये है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, आपका काम है कि लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। चलिए अब देखते हैं, कूलाम का नियम भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है आवेशों के बीच लगने वाले बल से आवेशों के बीच लगने वाले बल। तो मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2। दो आवेश क्या हैं? Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यानी हो जाएगा, ये है कूलाम का नियम। ठीक। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो है उसका मान है 9 × 10⁹ ठीक। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान है 1/9 × 10⁹ ठीक। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक। के कहते हैं, के क्या है? के है माध्यम का परावैद्युतांक। के को क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और के का मान जो है वायु या निर्वात के लिए है, वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1। वायु या निर्वात के लिए के की जो वैल्यू है वो है 1। जल के लिए, अगर जल है तो जल के लिए के की जो वैल्यू है वो है 80। और धातु के लिए जो के की वैल्यू है वो है इनफाइनाइट। ओके। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब ये बल क्या होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश हैं, धन धन है या ऋण ऋण है, तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण का लगता है। और विपरीत आवेश हैं धन ऋण, तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगली वीडियो जल्द ही लेक्चर 4 आपको जल्द ही मिल जाएगा। जय हिंद।